वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट किया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन अ वीकली बेसिस। तो शुरू करते हैं हमारा जो लेक्चर है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली दो ट्रैक्स होते हैं रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो है वो एयरवे होते हैं, लाइक हमारी जो हम हैं इनहेल करते हैं, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मोस्टली वो पार्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज वाले पार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर हम डिटेल में पढ़ें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर एयरवे कंसिस्ट होता है नोज़, नेज़ोफेरिंक्स, लैरिंक्स पर, और इनके स्ट्रक्चर के नीचे जो है हमारे पास ट्रैकिया होता है। उसके बाद हमारे पास जो है एयरवे फर्दर डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट और राइट में कंपार्टमेंट्स में, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट और राइट लंग आ जाता है और वो ब्रोंकाई के थ्रू कनेक्टेड होता है। देन हमारे पास जो है वो राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो छोटे छोटे से टाइनी जो है वो डायमीटर के हमारे पास जो हैं छोटे से एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एवरेज बात करें तो 16 जनरेशंस डिविजन्स होती हैं बिटवीन द ट्रेकिया और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। पहले दो ब्रोंकाई बनते हैं लेफ्ट एंड राइट, और देन उसके बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हम बात करें तो ओनली वन एयरवे एट द बिगिनिंग जो है वो हमारे पास होता है, वो ट्रेकिया होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6,50,000 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ईच टर्मिनल या ब्रोंक्यूल की बात करें तो हमारे पास एक ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग जो होती है वो होती है एसएनएस में। वो पॉइंट होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द लंग जो है वो वहाँ पर शुरू हो जाता है। अब वहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज पोर्शन होता है वो एल्वेलाई होता है, वो एयर सेक्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं इनटू लोब्यूल्स बाय सेप्टा। द वॉल ऑफ एसएनएस जो है वो कंसिस्ट होती है ब्लड कैपिलरीज पर, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो टिश्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिच कैपिलरी को। बेड जो कि कंस्टिट्यूट होते हैं पैरेन्काइमा से, जिसको टिश्यू पैरेन्काइमा या लंग पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये जो एसेंशियल टिश्यूज़ होते हैं, ये जो पैरेन्काइमा होता है ये इट्सेल्फ एक एसेंशियल टिश्यू होता है लंग्स का। अब अगर हम मज़ीद बात करें तो पैरेन्काइमा जो है यहाँ पर गैस एक्सचेंजेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से, हमारे पास जो है वो हार्ट में आता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में वहाँ पर जो है वो सब डिवीज़न हो जाती है विथ ब्रोंकियल ट्री, जो कि अकम्पनीज करते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स इनटू रीजन ऑफ द एसएनएस टू सप्लाई द कैपिलरीज ऑफ द एल्वेओलर वॉल। अब हमारे पास जो है वो लंग को सप्लाई हो रही होती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहीं से जो ब्लड है वो जा रहा होता है हार्ट के अंदर, ताकि पूरी बॉडी को भी सप्लाई हो, क्योंकि कोई भी टिश्यू या कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो बगैर ब्लड के जो है वो सर्वाइव कर सके। तो इनके लिए भी ब्लड सप्लाई जो है वो अपनी ही लंग से जो है वो कैपिलरीज में आती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हर लंग की बात करें तो वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्लेयूरा से कवर हो जाती है, जिसको हम जो है वो मज़ीद फर्दर दो लेयर्स हमारे पास होती हैं प्लेयूरल कैविटी में या प्लेयूरा में। एक विस्ट्रल लेयर आ जाती है, एक पैराइटल लेयर आ जाती है। विस्ट्रल जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द लंग को कवर करी होती है, और पैराइटल लेयर जो है वो चेस्ट वॉल, पूरी की पूरी चेस्ट वॉल को कवर करी होती है। तो ये हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। इसके बाद दोनों लेयर्स के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, स्पेस, जिसको हम इंट्राप्लेलर स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर कोई एयर नहीं होती है, बट फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ वाटर होता है फॉर लुब्रिकेशन पर्पस। इज ड्यूरिंग वन ब्रीदिंग वन लेयर जो है वो मस्ट स्लाइड करती है इन अदर लेयर पर, ठीक है। अब पिल्यूरा जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है मेनी कंडीशंस में, जैसे कि इन्फ्लामेशन में, न्यूप्लास्टिक डिसीज़ में, जिसमें जो है वो हमारे पास इफ्यूजन ऑफ फ्लूइड जो है वो बिटवीन टू लेयर्स हो सकती है। अब हमारे पास बहुत सारी पिल्यूरल कंडीशंस आ जाती हैं। पिल्यूरल कंडीशंस जिसमें जो फ्लूइड होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड की जो क्वांटिटी है फ्यू मिलीमीटर्स की, वो एक्सीड करके लीटर्स में चली जाती है, या मज़ीद जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो उसको जो है वो हम पिल्यूरल इफ्यूजन ऑफ फ्लूइड कहते हैं, या पिल्यूरल कैविटी की कंडीशंस कहते हैं। अब कुछ कंडीशंस में वहाँ पर पस जो है एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसको पायो कहते हैं। और जो है कुछ कंडीशंस में जो है वहाँ पर जो है अगर वो जो एयर ट्रैप हुई हुई है पस के साथ, तो वो पायोनीमोथोरिक्स होता है। अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पस है तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्पाइमा कहेंगे। तो हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशंस जो हैं वो प्लूरल कैविटी की आ जाती हैं। अगर प्लूरल कैविटी में जहाँ पर फ्लूइड है वहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है तो हम उसको नीमोथोरिक्स बोलते हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स हम इसकी जो है फर्दर इन कंडीशंस की आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये फर्दर कुछ डिटेल्स आ जाती हैं हमारे पास
अपर एयरवे की, लोअर एयरवे की, जिसको हम ABCDEFG की बात करते हैं। जब भी हमारे पास किसी भी पेशेंट को जो है वो सडन कोलैप्स में हो जाता है तो हम उसकी जो है वो एक एक चीज़ चेक करते हैं। पहले हम उसका एयरवे देखते हैं, नोज़ और माउथ के वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसका फिर हम थ्रोट देखते हैं कि वहाँ कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। फिर एपिग्लोटिस आ जाता है, फिर लैरिंक्स आ जाता है, फिर ट्रेकिया आ जाता है, फिर ब्रोंकाई मतलब इंटरनल कोई इंजरी तो नहीं हुई है, एंड उसके बाद हमारे पास लंग्स आ जाती हैं, फिर डायफ्राम आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम A B C जो है वो मेजर हैं। यहाँ पर तो हमारे पास ABC की जो डिवीज़न है वो इनके एक एक पार्ट के लिए हुई हुई है, लेकिन अगर हमारे पास कोई पेशेंट है वो कोलैप्स कर जाता है तो हम ABCD करके उसकी जो है वो E मतलब E तक हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। A से हम एयरवे चेक करते हैं, B से ब्रीदिंग पैटर्न के चेस्ट जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, C से सर्कुलेशन देखते हैं कि सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, D से डिसेबिलिटी या किसी तरह का जो है वो चेक करते हैं कि पेशेंट के अंदर तो नहीं हुई है ड्यूरिंग एक्सीडेंट या कोलैप्स। उसके बाद ई में हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम फ्रैक्चर को मेनली देखते हैं कि इंटरनल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, या ऐसी कोई चीज़ जो है वो अंदर लेसरेशन करके तो नहीं चली गई है। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसीज़ की क्लासिफिकेशन करें। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में यूजुअली जो है वो इन्फेक्टिव कंडीशंस होती हैं, जिसमें जो इफ़ेक्ट करी होती है नोज़ को, साइनस को, थ्रोट को, जिसको साइनसाइटिस जैसे की कंडीशन है, फ्लू हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शियस कंडीशंस भी होती हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद जो है क्रोनिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव कह लो, रिस्ट्रिक्टिव कह लो, और इन्फेक्टिव डिजीज़ हमारे पास सारी मिलती हैं। उसके बाद हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वो एयर फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सहेल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन ये जो कंडीशंस होती हैं वो रिवर्सिबल भी होती हैं अगर उनके अंदर इन्फ्लामेशन है, ब्रोंकोस्पाज्म है, या म्यूकस प्लगिंग हो गया है। अगर जो है इनके अंदर इरिवर्सिबल फैक्टर्स डेवलप हो गए हैं, जैसे फाइब्रोटिक एयरवे वॉल्स हो गई हैं, फ्लोपी एयरवे वॉल्स हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो इलास्टिक रिकॉइल जो है वो लंग का जो नॉर्मली वो डिस्टर्ब हो जाता है। इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है कि लंग जो है वो फुली एक्सपेंड होकर वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। नॉर्मल जो जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं तो लंग एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे हम ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है। अब लोकलाइज लीजन अगर डेवलप हो गए हैं, जैसे एयर में ट्यूमर हो गया है, अपर लोब में आ गया है, मिडिल लोब में आ गया है, लोअर लोब में आ गया है, या अपर लोब की किसी एक पोर्शन में कॉर्नर में आ गया है, तो इस तरह के जो है लीजन्स अगर आ गए हैं तो वो भी जो कंडीशंस हैं वो रिवर्सिबल तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ उनको जो है वो सर्जरी के थ्रू, रिसेक्शन के थ्रू निकाल दिया जाता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग कंडीशन को अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि COPD, ब्रोंकिक्टिस, एम्फाइसीमा, एज़मा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। COPD की बात करें तो COPD जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिलता है, हमें एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, एज़मा, ये तीनों चीज़ें हमें जो है वो COPD के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें जो है अगर दो एक साथ होंगी तो वो COPD का पेशेंट हो जाएगा। अब COPD के पेशेंट में या ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन की बात करें, स्पेसिफिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन हैं उसमें फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है वो FEV1 जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कि 1 सेकंड के अंदर पेशेंट ने कितना जो है वो आउट किया है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के वो भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब लंग के अंदर जो है वो एयर बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि इनहेल किए जा रहा है, पेशेंट किए जा रहा है, एक्सहेल नहीं कर पा रहा है। रेजिडुअल वॉल्यूम भी पेशेंट का जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के बाद एक जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारी लंग्स में रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग कोलैप्स होने से बच जाते हैं, लाइक कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लंग जो है वो एक बलून स्ट्रक्चर होता है, बलून शेप का होता है। अगर उसके अंदर जो है वो एयर फिल नहीं रहेगी पीछे से तो वो श्रिंक कर जाएगा और दोनों के दोनों लंग्स आपस में मिलने लगेंगे। तो कोलैप्स होने से हम उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है रेजिडुअल एयर का, कि एयर उसके अंदर थोड़ी बहुत फिल हुई होती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस में जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पा रही होती है, रैपिड ब्रीदिंग करके पेशेंट जो है वो अंदर एयर इनहेल किए जा रहा होता है, तो वहाँ पर एयर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। COPD को स्पेसिफिक देखें तो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और एज़मा तीनों मिलके एक कंडीशन बना रहे होते हैं।
जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। एज़मा जो है वो ओवरलैप कर सकती है विद COPD, लेकिन यूजुअली क्लासिफाइड सेपरेटली इवन दो इट इज़ अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ द एयरवे। COPD जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है स्लोली, और मोस्ट एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कुछ जगह पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है COPD का। अब कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो मेजर जो है वो स्मोकिंग इसका कोज होती है कि 20 ईयर्स से एक पेशेंट जो है वो सिगरेट स्मोक किए जा रहा है, तो इसके अंदर जो है वो फैक्टर आ जाता है कि उनको COPD हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे पुअर्टी और बीइंग मेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही एसोसिएटेड होते हैं स्मोकिंग से। उसके बाद अदर फैक्टर्स की बात करें तो ऑक्यूपेशन भी आ जाता है, COPD का कॉज जो है फैक्टर आ जाता है। उसके बाद हाउसिंग आ जाती है, क्लाइमेट आ जाता है, चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इलनेसेस अगर पेशेंट को पहले से ही हैं, या यूटेरो एक्सपोजर टू स्मोकिंग और माल नरिशमेंट, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है? ये इरिवर्सिबल डिस्टॉर्शन एंड डायलेशन हो जाती है ब्रोंकाई की। इसके अंदर जो है ना वो टिश्यू जो होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, तो डायलेट हो जाता है ब्रोंकाई और इसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। ये ऑर्फन डिजीज़ होती है क्योंकि इसके इंसिडेंट्स जो है वो अननोन होते हैं, किसी को नहीं पता ज़्यादातर कि ये इसका कॉज यूजुअली क्या होता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस जो है वो मिस्ड हो जाती है, या इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर होता है। कंपेयर किया जाए तो एज़मा से इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो जाते हैं इलास्टिक और मस्कुलर कंपोनेंट ऑफ सब सेगमेंटल एयरवेज, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंकाई, और हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमा हमारे पास जो है वो एल्विलर स्ट्रक्चर्स के जो लेयर होती है जो उसको सेपरेट करी होती है टिश्यू, या सेप्टा की बात करें या पूरा का पूरा एयर सेक की बात करें एल्विलाई की, तो वो पैरेन्काइमा की लेयर्स होती हैं। तो जो द वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो लंग का कंबाइन हो जाता है विद एक्सेसिव म्यूकस टू सेट अप अ विस्कस साइकिल ऑफ इन्फेक्शन, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन और फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसके अंदर कॉज हो जाती है। ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट में जो है वो एक्सेसिव म्यूकस बिल्डअप होने लग जाता है। अब वहाँ पर एक्सेसिव म्यूकस बिल्डअप है तो वहाँ पर जो है वो बायोबर्डन इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो है वो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट का म्यूकस प्लग हो रहा है, उसकी चेस्ट की क्लियरेंस नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है कि पेशेंट की जो है वो इन्फ्लामेशन और ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। थिक म्यूकस जो है वो हेविली ऑन द टेंडर सीलिया एंड कॉजेज फर्दर डैमेज। सीलिया जो होती है वो प्रोवाइड करी होती है मूवमेंट या इन एंड आउट की लुब्रिकेशन प्रोवाइड करी होती है, और म्यूकस जो है वो अगर पेशेंट का है तो वो उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर म्यूकस जो है वो सीलिया में प्लग हो जाता है, तो जब सीलिया की मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो फिर क्या होता है कि फर्दर डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन जो है वो फाइब्रोसिस की तरफ ले जाती है एंड समटाइम्स सेट्स ऑफ टू ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस के और नॉर्मल ब्रोंकाई के। वॉल्यूमिनस क्वांटिटी ऑफ स्प्यूटम आर प्रोड्यूस कॉज बाय कॉरुगेटेड एयरवेज एंड डैमेज्ड सीलिया। सीलिया जो है वो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन से हमें बचाती है। अगर तो सीलिया जो है वो डैमेज हो रही है या जो है वो फिक्स्ड हो रही हैं, उनकी मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही है, तो म्यूकस क्या है वो नहीं निकल पाता। अब वहाँ पर जो है वो स्प्यूटम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, म्यूकोजल अल्सरेशन हो जाती है लेयर्स के अंदर, मतलब डैमेज होने लग जाते हैं टिश्यू की जो लेयर्स हैं वो स्लोली डैमेज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जब पेशेंट खांसता है तो उसको जो है वो ब्लड भी आने लगता है खांसी में, जिसे हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। वीज और क्रैकल की जो है वो पेशेंट के अंदर साउंड मिलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस की कंडीशन में। जब आप स्कल्टेशन करते हो ना तो इस तरह के वीज साउंड मिलते हैं या क्रैकल साउंड मिलते हैं। पेशेंट की कंडीशन को ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास फटीग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, क्लबिंग फिंगर्स होंगी, डिस्पनिया होगा और चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को चेस्ट एक या चेस्ट पेन होगा। ब्रोंकिएक्टेसिस टेंड्स टू बी मिसडायग्नोस्ड एज COPD। बहुत सारे फैक्टर्स COPD के और जो है ब्रोंकिएक्टेसिस के सिमिलर हैं, तो कभी कभार मिसडायग्नोसिस भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स की बात करें ब्रोंकिएक्टेसिस और COPD के अंदर डिफरेंस की। एज की बात करें तो ब्रोंकिएक्टेसिस वेरी करता है कि मतलब उसकी एज जो है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और COPD मोस्टली जो है ओवर द एज ऑफ 40 या 50 पेशेंट्स को होता है। स्मोकिंग हिस्ट्री, यूजुअली COPD में स्मोकिंग हिस्ट्री होती ही होती है पेशेंट की। ब्रोंकिएक्टेसिस में ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्मोक करेगा तो ही उसको ब्रोंकिएक्टेसिस होगा। अस्कल्टेशन पर नॉइजी और लोकलाइज साउंड मिलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस में, और क्रैकल्स और भी साउंड मिलते हैं COPD में। स्प्यूटम की बात करें तो थिक और ग्रीन कलर का
स्प्यूटम होता है ब्रोंकिएक्टेसिस में, और मॉडरेट कलर का मतलब होता है स्प्यूटम कलर COPD में। हेमोप्टाइसिस की बात करें तो ब्रोंकिएक्टेसिस में हमारे पास जो है वो अल्सरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हेमोप्टाइसिस देखने को समटाइम्स मिलता है, लेकिन COPD में हेमोप्टाइसिस नहीं होता। फिंगर क्लबिंग भी समटाइम्स ब्रोंकिएक्टेसिस में होती है, लेकिन COPD में नहीं होती है। एक्सरेज की बात करें तो स्पेसिफिक हमें नज़र आता है और वेरिएबिलिटी नज़र आती है COPD के पेशेंट्स में। उसके बाद हमारे पास है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है वन ऑफ द सेवरल डिजीज़ जो है नॉन कलेक्टिवली एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक कलेक्टिवली COPD के अंदर एक कंडीशन आ जाती है एम्फाइसीमा। इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ ऑफ एल्वुलाई होती है, स्मॉलर एयरवेज विद सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑन अदर एयरवेज। मतलब इसमें जो प्राइमरी फोकस होता है, प्राइमरी जो डेवलप हो रही होती है वो एल्वुलाई से हो रही होती है, और इवेंचुअली जो है वो अदर एयरवेज पर भी इफेक्ट कर रही होती है। एम्फाइसीमा की बात करें तो डिजनरेटिव डिजीज़ होती है, यूजुअली डेवलप्स इन ईयर्स ऑफ अटैक ऑन लंग टिश्यू फ्रॉम सिगरेट स्मोक और टॉक्सिन्स दैट पॉल्यूट द एयर। ठीक है, अब ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्मॉल एयर सेक को लंग्स के अंदर, जिसको हम एल्वुलाई कह रहे होते हैं, और स्ट्रेच कर देते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द ब्लड एंड देन श्रिंक एज ए फोर्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो यूजुअली एल्वुलाई का काम होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो जब ये ऑक्सीजन को अंदर इनहेल कर रहा होता है, अंदर अब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लंग अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर जाता है और एक्सेलिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है एज द डैमेज लंग ट्रैप एयर कॉजिंग ओवर इन्फ्लामेशन। अब डैमेज एयर अगर एम्फाइसीमा की वजह से हुई है तो इसमें क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो सही से बाहर नहीं निकल पाता, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाती है, एयर ट्रैपमेंट हो जाती है और हाइपर इन्फ्लेटेड या ओवर इन्फ्लेटेड लंग्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वॉल्स की बात करें तो टर्मिनल ब्रोंकाई जो है वो नॉर्मली सपोर्टेड बाय रेडियल ट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय एल्वुलर सेप्टा। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकाई जो छोटे छोटे से होते हैं, वो सेप्टा जो कि एल्वुलाई को सेपरेट कर रही थी वहाँ से, उसके साथ जो है वो सपोर्टेड हुए होते हैं। लेकिन जो लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू जो है उसका क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन में कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो अपोज कर रही होती हैं रेडियल ट्रैक्शन एंड फ्लोपी एयरवे कोलैप्स। रेडियल ट्रैक्शन का क्या काम होता है, वो सपोर्ट करके रखता है ना अब ब्रोंकाइस को, एयरवेज को। अब जब वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं और जो है वो टिश्यू डैमेज हो चुका है, उसका इलास्टिक रिकॉइल नहीं रहा है, तो क्या होगा, रेडियल ट्रैक्शन जो है वो उसको अपोज नहीं कर रही है, मतलब एक्सेस एयर जो है वो एक्सेसिव आ रही है, जा नहीं रही है, तो क्या होगा, एयरवे क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। अब स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग जो है वो लीडिंग कोज होता है एम्फाइसीमा का। अब स्मोकिंग की वजह से जो है वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है तो एयर जो है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल रही है, और जब एयर एल्वुलाई से बाहर निकल रही है तो अब उसके अंदर एयर ही नहीं बचा, तो फिर वो क्या होगा, फ्लॉपी होकर कोलैप्स हो जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा, कफिंग मिलेगी, म्यूकस प्रोडक्शन मिलेगी, वीजेस मिलेंगे। एज़मा की तो अब हम अगर एज़मा की बात करें तो एज़मा की बात करें तो क्रोनिक डिजीज़ होती है एज़मा, जिसके अंदर एयर वॉल्स जो है वो स्वॉलन हो जाती हैं और वो नेरो हो जाती हैं अपने नॉर्मल साइज से, लाइक इस तरह से। नॉर्मल एयरवेज इस तरह से होते हैं, पे एज़मेटिक इस तरह से होते हैं। अगर जब एज़मा का अटैक आता है तो एज़मा के अटैक में जो भी कोई भी जो है वो पार्टिकल या कंपाउंड जो है वो ट्रिगर करता है, तो इस तरह से ज़्यादा नेरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को होने लगती है और उसको जो है हम कहते हैं कि एज़मेटिक अटैक आया है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो लंग्स में एयर कम अमाउंट में जाता है। ठीक है, एज़मा मेक्स इट हार्ड, क्यों, मतलब हम एज़मा की वजह से ब्रीथ नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि एयर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, नोज़ से माउथ में, फिर ट्रैवल करती है ब्रोंकल ट्यूब में। उसके बाद क्या होता है, एज़मेटिक पर्सन में ये जो मसल्स होते हैं ना ब्रोंकल ट्यूब के, ये टाइट हो जाते हैं और थिक हुए वो होते हैं, तो एयर जो है वो जो जा रही होती है पैसेज, वो जहाँ से वो सारे जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक हुए हुए हैं, इन्फ्लेम हुए हुए हैं। अभी तक ब्लॉक पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन यस ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, उसकी वजह से एयर जो है वो डिफ़िकल्टी से मूव होती है। उसके बाद क्या होता है, अगर नॉन एज़मेटिक पर्सन है तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो ब्रोंकियल ट्यूब के वो रिलैक्स्ड होते हैं और टिश्यू जो होता है वो थिन होता है, तो वो क्या करता है, एयर को ईजी फ्लो देने में मदद करता है। तो ये जो एयर वे के मसल्स होते हैं ये टाइट होते हैं, थिक होते हैं, इसकी वजह से जो है वहाँ पर सब्सटेंसेस जो हैं वो बिल्डअप भी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे बायो बर्डन बढ़ जाता है, म्यूकस डेवलप होना शुरू हो जाता है वैसे ही। और अगर किसी को जो है वो विंटर्स आ गई है ना, तो जो विंटर्स हैं, कोल्ड एयर है, ब्रीज़ है,
वो भी ट्रिगर करती हैं एज़मा को। वो जो है वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवा के मसल्स को जो है कॉन्स्ट्रक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन में ले आती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट की जो ब्रेथ है वो मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है और उसको जो है वो एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होने लगता है। उसके बाद हम बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स की, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है। इसकी जो है वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जैसे कि नॉर्मली हार्मलेस मैकेनिज्म या हाइपर रिएक्टिविटी भी हम इसको कहते हैं कि सिंड्रोम है। इसमें हाइपर रिएक्टिविटी किसी भी वजह से हो सकती है, एयर से हो सकती है, वेदर चेंजेस की वजह से हो सकती है, कोल्ड एयर से हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें इसकी सिम्टम्स की, तो रिकरेंट पीरियड्स ऑफ वीजिंग, जैसे हवा चलती है ना उस तरह की आवाज़ आने लगती है लंग्स में ऑस्कल्टेशन करते वक्त, ठीक है। उसके बाद चेस्ट टाइटनेस, मतलब जो है चेस्ट बहुत ही टाइट फील होने लगती है और जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पेन होने लगता है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफिंग होने लगती है, और कफिंग जो है वो रात को बहुत ज़्यादा होती है या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में बहुत होती है, क्योंकि जो रात के जो टाइम होता है ना उसमें क्या होता है कि मसल्स बहुत रिलैक्स होते हैं, तो जब आप वेकअप होते हो तो एक्टिव हो जाते हो और उस टाइम पे जो है वो जो मसल्स हैं वो आपके प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि रात को मसल्स बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पर कुछ कंडीशंस की वजह से या कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर कफ़ होने लगता है नाइट को या अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर होता है। उसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है एयरवेज़ में, और उनका जो साइज़ है टनल का एयरवेज़ का वो रिड्यूस हुआ हुआ होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो स्वॉलन कर देते हैं और सेंसिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं किसी भी इंस्पायर्ड एयर पर, अगर उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ट्रिगर हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, नीरो हो जाता है, एयर कम जाती है लंग्स में, और स्वेलिंग जो है वो वर्स भी हो सकती है। और मज़ीद जो एक नॉर्मल एज़मेटिक पेशेंट का एयरवे होता है वो नैरो होता है, लेकिन जैसे कि अगर स्वेलिंग और मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, तो क्या होगा, मज़ीद एयरवे जो है वो नैरो होने लगेंगे और मज़ीद जो है वो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सेल्स इन द एयरवेज माइट मोर म्यूकस दैन यूजुअल, म्यूकस जो है वो स्टिकी होता है, थिक होता है, ठीक है, और जो कि फ़र्दर एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्शन करने में जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। अब एयरवे जो है वो ब्लॉक्ड हुआ हुआ है, प्लग हुआ हुआ है म्यूकस के साथ, तो वहाँ पर पैसेज ही नहीं है कि एयर पास हो सके, और अगर छोटी सी बहुत सी जो पैसेज हैं वो म्यूकस की वजह से जो है प्लग हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पास नहीं होती। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन जाती है ब्रोंकाई की, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है, जो बलगम है म्यूकस है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसमें इसको जो है ना यूजुअली हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं, और इसके जो है अर्ली स्टेजेस में हम इसको स्मोकर्स कफ कहते हैं, लेकिन जब म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाती है वो 3 मंथ्स अ ईयर या 2 साल, तो ये क्या हो जाती है, इनएडिकेट हो जाती है। और जो यही है बट ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जैसे कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर जिसकी वजह से पैसेज वेज नैरो हो जाते हैं, तो ट्रेडिशनल तो यही डेफिनेशन है, ठीक है। रिपीटेड इन्हेलेशन टोबैको की जाए तो वो भी इरिटेट कर देता है सेंसिटिव लाइनिंग्स को, ठीक है, एयरवेज की, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाती है, क्योंकि मसल्स कंटिन्यूस सेंसिटिविटी की वजह से किसी भी इरिटेंट सब्सटेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं। तो वो जैसे रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है, और एक ही स्टेट में अगर कॉन्स्टेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मसल रहे तो वहाँ पर स्पाज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो की प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है वो नैरो हो जाती है फर्स्ट एयरवेज, उसके बाद डिस्टल स्मॉल एयरवेज, और उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमल लार्ज एयरवेज, मतलब बिलो टू अपवर्ड शुरू होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। आप सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है जो कि बहुत ही क्रोनिक है, लेकिन ये जेनेटिक कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में कि आपके जो ना लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स पर इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइक ये एक सिस्टमिक डिजीज़ है, ये दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करती है लंग्स के साथ, रेस्पिरेटरी कंडीशन के साथ। अगर तो ये दोनों जेंडर्स में है तो ये जो है डिजीज़ कैरी कर सकता है बेबी, ठीक है। तो यहाँ से जीन इज़ कैरिड बाय 1 in 25 कोसैसियंस एंड कम्स टू लाइफ व्हेन इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है। उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस के कॉजेज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पर, लेकिन इसके जो मेनली इफ़ेक्ट आते हैं ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर आते हैं, लंग्स पर आते हैं,
और हमारे पास जो है बाकी सिस्टम्स को ये स्लोली इन्वॉल्व करना शुरू करता है, लेकिन जो प्राइमरी इसका इफ़ेक्ट आता है वो लंग्स और जीआई सिस्टम पर आता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और इसके जो रीज़न है ना वो अभी तक इतने मतलब नोन नहीं है। परसिस्टेंट कफ होता है, प्रोडक्टिव और थिक म्यूकस होती है, और वीजिंग क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो यहाँ पर जैसे हवा चलती है ना, जैसे तूफ़ानी हवा होती है तो उस तरह की हवा चलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, नमोनिया, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन इतना थिक होता है और इतना एक्सेसिव होता है कि वहाँ पर बायो बर्डन इंक्रीज़ हो जाता है। जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो वहाँ पर जो है वो एक एरिया जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जो वहाँ पर क्या निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोवल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, जैसे इंटेस्टाइन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है फ्रिक्वेंटली, और ऑयली स्टूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वेट गेन नहीं हो पा रहा होता है, और इंक्रीज़ एपेटाइट हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ एपेटाइट होने के बावजूद भी पेशेंट वेट गेन नहीं कर पाता। ठीक है, सॉल्टी टेस्टिंग स्वीट इनफर्टिलिटी मैन में कॉज कर सकता है और फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर सकता है वुमेन में, मतलब मैन और वुमेन में जो है इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर पेशेंट्स में ये इनहेरिट हो चुका है तो। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर कलेक्टिवली क्या करते हैं, ये लंग का जो वॉल्यूम है ना, मतलब कि एयर कितनी आ सकती है वो रिड्यूस कर देते हैं। कंप्लाइंस लंग का ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाता है। जब लंग का कंप्लाइंस नहीं है तो वो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा एयर कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है, मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, नॉर्मल एयरवेज का काम जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, इसके रिस्ट्रिक्शन से क्या कॉज होता है, श्रंकन लंग टिश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल डिजीज़ हो जाती हैं। लंग कंप्रेस शुरू हो जाते हैं फ्रॉम विद इन द चेस्ट वॉल, जैसे कि चेस्ट वॉल जिसमें प्लूरल कैविटी आती है, जिसमें प्लूरल फ्यूजन या नीमोथोरिक्स की कंडीशन होने लगती है, और जो चेस्ट वॉल है वो कंप्रेस होने लग जाती है, स्केलेटल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, मतलब बाय द चेस्ट वॉल। तो स्केलेटल डिसऑर्डर्स की वजह से भी लंग की जो चेस्ट वॉल है वो कंप्रेस होने लग जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लंग की एबिलिटी रिड्यूस भी हो जाती है कि लंग जो है वो एक्सपेंड कर सके पूरी तरह से, अगर पेशेंट को किसी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन डिसऑर्डर है, जैसे कि डायफ्राम मसल है, अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर कंडीशन हो गई है और उसका डायफ्राम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, तो जब डायफ्राम नीचे मूव ही नहीं करेगा तो लंग एक्सपेंड कैसे होगी, लंग को एरिया नहीं मिल पाएगा कि वो मूव कर सके। अगर जो है वो स्केलेटल कंडीशन है, मसल्स जो है वो रिब केज के बहुत ही टाइट हुए हुए हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, या जो है वो एक्सेसरी मसल्स जो हमारे ब्रीदिंग में काम करते हैं, जैसे कि स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड और जो है वो पेक्टोरलिस मसल्स हमारे हो गए, और हमारे वो सेरेटिस एंटीरियर, सेरेटिस पोस्टीरियर, तो ये क्या करते हैं, लंग को स्पेस नहीं देते एक्सपेंड होने के लिए। तो ये जो है वो मसले कॉज होते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर से, न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस या डिसऑर्डर से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कुछ कंडीशंस जिनमें ये इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है, जैसे निमोनिया, प्लेउरेसी, प्लूरल एफ्यूजन, नीमोथोरिक्स, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, एंड फाइब्रोजिंग एल्वोलाइटिस। निमोनिया की बात करें तो कॉमन लंग इन्फेक्शन होता है। निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस या फंगाई से हो सकता है, और ये एल्डरली या इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स या इंडिविजुअल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इन्फेक्टिव या कोई भी केमिकल एजेंट जो है वो ब्रेक कर देता है लंग के इम्यून सिस्टम को, डिफेंसेस को, जिसकी वजह से लंग की पैरेन्काइमा जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, और स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और फिर वो जो है फिल आउट हो जाती है या कंसोलिडेट कर देती है एल्वेलाइको विद फाइब्रस एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स मतलब जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो है आप फ्लूइड कह सकते हैं, या सी अंदर म्यूकस मतलब एक्सुडेट्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है जिसको एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाते। रिस्क फैक्टर क्या है, अक्यूट स्ट्रोक है, पुअर न्यूट्रिशन है, स्मोकिंग, एल्कोहल, विंटर। ठीक है, ऑब्वियसली विंटर्स में जो है वो वैसे ही हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज की, तो उस विंटर जो है इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली इन्फेंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है निमोनिया। क्लिनिकल फीचर्स, फीवर, ब्रेथलेसनेस, टेकिकार्डिया, माइल्जिया एंड ऑफन डिहाइड्रेशन। अगर तो ये लोकलाइज है तो अफेक्टेड एरिया क्या है, वो फुल परकशन नोट डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, सॉरी डल परकशन, मतलब जैसे कि पानी की बॉटल होती है उसको अगर आप टैप टैप करो तो जिस तरह से डल आवाज़ आती है ना, और तो वो उस तरह की नोट शो करेगा। ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स जो है वो क्रैकल्स आएंगे, जैसे आप पत्ते उठाते हो पतझड़ में और उसको क्रश करते हो तो वो क्रैकल साउंड आता है ना,
तो निमोनिया के जो है वो ब्रीदिंग साउंड इस तरह से आते हैं ऑस्कल्टेशन पे। और समटाइम्स जो है वो एक्सपेंशन डिक्रीज़ हो जाती है और प्लूरल रब भी डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो कि प्लूरल लेयर है वो जब विस्ट्रल लेयर पे स्लाइड करती है ब्रीदिंग के टाइम पे, मतलब वन साइड स्लाइड ऑन एन अदर, तो ये प्लूरल रब भी कम हो जाता है। प्लूरेसी की बात करें तो इन्फ्लामेशन चाहती है प्लूरल मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से जो है वो चेस्ट वॉल जो है, चेस्ट कैविटी, वो इसमें प्रॉब्लम कॉज करती हैं। ठीक है, अब ये समटाइम्स एसोसिएटेड होता है निमोनिया के साथ भी। अब इसमें क्या होता है कि प्लूरल फ्रैक्शन जो है, प्लूरल रब और जो है प्लूरल फ्रैक्शन कॉज करने लगता है रब, जो है प्लूरल रब वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के ऊपर जो रब कर रही है उसमें फ्रैक्शन मतलब रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा विकेट लोकलाइज पेन कॉज होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो ऑब्वियसली पेन भी कॉज करेगी। तो दिस रिजल्ट्स इन रैपिड शैलो ब्रीदिंग। अब ड्राई प्लूरेसी समटाइम्स डेवलप इनटू प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में ड्राई प्लूरेसी प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम तो होगी लेकिन वो ड्राई होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स एज रॉ प्लूरल मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड। अब जब ये ड्राई हो गई है प्लूरल कैविटी, ठीक है, मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई हो गई है, तो इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा सही से, क्योंकि जो चेस्ट वॉल है वो विसरल वॉल से सेपरेट हो गई है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है ना इफ्यूजन की वजह से, अब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड ही नहीं कर रही है, तो फिर वो वहाँ पर क्या करेगी, मतलब पेन या सिम्टम्स जो है उसको रिड्यूस कर देगी। प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो प्लूरल स्पेस नॉर्मली जो है वो लेस देन 20 ml फ्लूइड उसके अंदर होता है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन कब होता है, जब यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाए। अब ये क्यों होता है, कॉज बाय डिस्टर्ब ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द प्लाज्मा और चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। अब ऑस्मोटिक या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें तो हमारा ICF और ECF इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। हमारा जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का फ्लूइड होता है, और जो हमारा ICF है वो हमारे टिश्यू मतलब मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वहाँ पर होता है, प्लाज्मा में होता है, मतलब ब्लड में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फ़िल्टर आउट करता है ब्लड में से कंपोनेंट और वो ICF के पास भेजता है। अब ICF के जो कंपोनेंट है वो रेजिस्ट करते हैं कि यहाँ पर एक्सेसिव फ्लूइड ना आए। तो ये जो ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, ये बैलेंस करते हैं फ्लूइड का इन एंड आउट, मतलब ICF ECF के अंदर कितना फ्लूइड रहना चाहिए उसको बैलेंस करते हैं। जब इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो ऑब्वियसली फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, या तो टिश्यू के अंदर होगा ICF में तो सॉलिड टिश्यू हो जाएगा, सही, जिसे हम एडिमा भी कह सकते हैं। और अगर जो है वो ECF में हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्लूइड लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और टिश्यू जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, सही है। जब टिश्यू श्रिंक हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लूइड है ही नहीं, तो फिर वो जो है उस प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, सही। और ये जो है इसकी चेंजेस परमिएबिलिटी, जैसे कि इन एंड आउट फ्लूइड या मिनरल्स की क्वांटिटी या परमिएबिलिटी को भी आल्टर कर देता है। मलिग्नेंसी की बात करें तो 25% जो है वो मलिग्नेंसीज प्लूरल इफ्यूजन कॉज करती हैं, या जो है वो अदर कॉजेज़ जैसे हार्ट या किडनी, लिवर फेलियर, एब्डोमिनल और कार्डियक सर्जरी या निमोनिया और TB, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सब कंडीशंस जो हैं वो मिलके प्लूरल इफ्यूजन कॉज कर सकती हैं। उसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में डल परकशंस आते हैं, स्टोनी डल परकशन नोट्स आते हैं, ब्रेथ साउंड्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, ओवर द अफेक्टेड एरिया ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। ठीक है, डल मतलब ब्रीदिंग साउंड जो है वो स्लो से आते हैं और डल से आते हैं परकशन नोट। स्मॉल इफ्यूजन ऑफ लेस देन 500 ml क्रिएट्स फ्यू और नो सिम्टम्स। अगर तो वाटर जो है वो 500 से कम है तो वहाँ पर सिम्टम्स इतने नज़र नहीं आएंगे। अ लार्ज इफ्यूजन डिस्प्लेसेस द मीडियास्टम एंड कॉजेज ब्रेथलेसनेस। मीडियास्टम जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर इफ्यूजन एक लंग में बहुत ज़्यादा है, दूसरे लंग में है ही नहीं, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर स्टार्नम क्या करेगी, अपने आप को पुश करने की कोशिश करेगी, मतलब अपने आप को नहीं, वो दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, मीडियास्टम को पुश करेगा कि तुम दूसरी तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ तो स्पेस ख़त्म हो गई है ना,
अब यहाँ पर जो स्पेस है वो फ्लू ने ऑक्यूपाई कर ली है, दूसरी तरफ एयर है। अब एयर की तरफ क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, तो फ्लूइड वाला एरिया जो है वो मीडियास्टिन को धक्का मारेगा कि दूसरी तरफ जाओ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ब्रिसलेसनेस कॉज करेगा, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो अल्टर हो चुकी है। नीमोथोरेक्स, प्लूरल लेयर जो होती है वो रप्चर हो जाती है, एयर जो है वो प्लूरल स्पेस में चल जाती है, जिसकी वजह से नीमोथोरेक्स हो जाता है। लंग श्रिंक हो जाता है टूवर्ड्स दी हाइलम, नॉट ऑलवेज सिमेट्रिकली इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्लूरल एयर। अब जहाँ पर प्लूरल नीमोथोरेक्स होता है, अब मिसाल के तौर पर एयर जो है वो ट्रैप हो चुकी है प्लूरल कैविटी में, अब वहाँ पर विस्ट्रल और प्लूरल लेयर के दरमियान एयर है, बहुत ज़्यादा एयर है, तो अब एयर क्या कर रही है, लंग के टिश्यूज़ को क्या कंप्रेस कर रही है, लंग के टिश्यूज़ कंप्रेस होकर श्रिंक हो जाएंगे, और वो जो सेंटर पॉइंट है ना हाइलम, जहाँ से ब्रोंकाई जो है एंटर हो रहा था, उस तरफ उसको पुश कर देगी लंग्स के टिश्यूज़ को। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, रेस्टलेसनेस मिलेगा ड्यू टू रिफ्लेक्स आर्ट विद एफरेंस कैरीड इन द वेक आई एंड पेन इन 75% ऑफ द पेशेंट्स। ARDS की बात करें तो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये रेस्पिरेटरी लंग फेलियर होता है, जिसमें रिज़ल्ट क्या आते हैं कि एनी डिफरेंट डिसऑर्डर्स, रिज़ल्ट मतलब कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका होता है लंग में, उसकी वजह से जो है वो ARDS हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड में बहुत कम हो जाते हैं, और जो है वो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलता है, और जो है वो रैपिड यूजुअली होता है, और शैलो ब्रीदिंग पैटर्न होता है। स्किन जो है वो या मोटल और ब्लू मतलब साइनोस स्किन नज़र आएगी, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स जो हैं जैसे हार्ट या ब्रेन जो है वो भी माल फंक्शन कर रहा होगा, मतलब उसका भी फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है। ये तब होती है जिनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ होती है, या जिनका उनको भी हो सकती है जिनको प्रीवियसली नॉर्मल लंग जो है वो कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल लंग है। ठीक है, कॉजेज़ की बात करें तो एनी डिजीज़ या कंडीशन जो कि इंजर कर देती है लंग्स को, वो ARDS कॉज कर सकती हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल विद ARDS डेवलप एज अ कंसिक्वेंस ऑफ सीवियर वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन, सेप्सिस और नमोनिया। मतलब कि ARDS जो है ये कंडीशन बहुत से लोग तब जो है वो डेवलप करते हैं जब वो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ के साथ। स्पेशली स्पेसिफिक किस्म की बात करें तो इन्फेक्शन, सेप्सिस या नमोनिया होता है। उसके बाद मेजरिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग इन लंग डिजीज़ की बात करें तो लंग डिजीज़ में वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैसे मेजर किया जाता है, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रेथ, कि कितने प्रेशर से एयर इनहेल की है और कितने वॉल्यूम में मतलब कितनी क्वांटिटी में एयर जो है वो लंग्स के अंदर फिल की है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं कि जो मतलब इलास्टिक रिकॉइल का वर्क चाहिए होता है, तो वो काम करना होता है लंग्स को या एयरवेज को, कि वो ओवरकम कर सकें इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग को, और चेस्ट वॉल को जो है वो डिस्प्लेस कर सकें। उसके अलावा एब्डोमेन एज वेल एज वर्क नीडेड टू ओवरकम एयरवेज रेजिस्टेंस, और जो है एब्डोमेन का भी वर्क रिक्वायर्ड होता है टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस, के एयरवे रेजिस्टेंस के लिए काम जो है वो एब्डोमेन भी करता है। और लंग विस्कोसिटी एंड वर्क जो है वो चाहिए होता है टू ओवरकम इनर्शिया। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की बात करें तो इंस्पिरेटरी वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि लंग इलास्टिसिटी रिड्यूस हो चुकी है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में वर्क ऑफ ब्रीदिंग इसलिए बढ़ता है कि वहाँ पर जो है वो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फाइब्रोसिंग एल्वोलाइटिस में एल्वोलाई की जो है वो वॉल्स थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इंक्रीज़ हो जाता है। ये डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव होती है और एल्वोलाई वॉल्स फाइब्रोज हो जाती हैं। फाइब्रोसिस जो है वो पूरे लंग के पैरेन्काइमा में स्प्रेड हो जाती है। उसमें क्या होता है टियोलॉजिकली मतलब फाइब्रोसिंग एल्वोलाइटिस अननोन है, तो मोस्ट केसेस में इसके कॉजेज़ पता नहीं चलते हैं। ऑल्दो सम केसेस में एविडेंसेस हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कोई स्पेसिफिक डिजीज़ होती है और वो मे बी ऑटोइम्यून हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और जीआई सिस्टम से रिलेटेड कोई कंडीशन, या क्रोनिक हेपेटाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डिस्पनिया होता है, ऑस्कल्टेशन पे यहाँ पर इंस्पिरेटरी क्रैकल्स मिलते हैं, फिंगर क्लबिंग मिलती है इसके अंदर। उसके अलावा जो है साइनोसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स को सप्लाई नहीं होती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता।
तो ये रहा जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसके अलावा जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।